नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने इस खास शो सिनेमा की दुनिया में। हमारा आज का ये शो दो खास आवाज़ों को समर्पित है। दो ऐसी आवाज़ें जिन्होंने हमारे दिलो दिमाग को छुआ। तकरीबन इंसान के ज़िंदगी के हर पहलू को ये आवाज़ें छू कर निकली हैं। पहली आवाज़ है गज़ल सम्राट पंकज उधास जी की, जो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और दूसरी करिश्माई आवाज़ है रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी जी की, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो आज हम अपने इस शो के माध्यम से इन दोनों को ही श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पंकज उधास, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के गानों से लेकर गजल गायकी तक अपनी आवाज के जरिए लाखों दिलों पर राज किया। आप कहीं दूर सफर पे जा रहे हों और आपको ट्रक या बस में एक मीठी सी आवाज कहीं से दूर से सुनाई देगी। ना कजरे की धार, ना मोतियों से हार, ना कोई किया संगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। या फिर साजन फिल्म का वो गीत, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। जी हाँ, ये पंकज उधास जी की ही मीठी आवाज है जो लोगों के दिलों में घुलती चली गई। देश ही नहीं बल्कि परदेश में रहने वालों के भी दिलों को उन्होंने छुआ है। चिट्ठी आई है, उनका गीत सुनकर यकीनन परदेश में रहने वाले लोगों के आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। लेकिन आज अपने जाने की खबर देकर वो लोगों को खुद ही उदास कर गए। दोस्तों, एहसान मंद हूँ आपका कि आपने मुझे फिर याद किया। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। गजलों से लेकर हिंदी फिल्मों के गीतों तक अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले पंकज उधास इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। दिग्गज गायक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार 26 फरवरी 2024 को उन्होंने आखिरी सांस ली। पद्मश्री पंकज उधास भारतीय संगीत में गजल की वो आवाज रहे जिन्होंने गजल की जटिल परंपराओं से बाहर निकलकर उसे हर आदमी तक पहुंचाया। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है और उस पे ये शबाब, जमाना खराब है। पंकज उधास ने न केवल गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर लोगों के दिलों को गजल के सुकून से परिचित कराया, बल्कि आम आदमी के दुख दर्द को पहचानने वाली आवाज भी बने। एक दौर था कि जब चिट्ठी आई है जैसी गजल गाकर पंकज उधास ने बेशुमार लोकप्रियता कमाई और वह उस दौर में रेडियो के माध्यम से घर घर में गूंजने वाली आवाज बन गई। अपनी आवाज के साथ पंकज उधास देश प्रदेश में रहने वाले और अपने देश को छोड़कर कामकाज करने वाले व्यक्ति के दर्द की आवाज बन गए। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया। 15 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में जन्मे पंकज उधास के संगीत के सफर की शुरुआत 6 साल की कम उम्र से ही हो गई थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षण अपने बड़े भाई कांतिलाल उधास और बाद में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से प्राप्त किया। उनके घर शुरू से ही संगीत का माहौल था। पंकज उधास को संगीत विरासत में मिला था। वो 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई मनहर उधास भी बॉलीवुड फिल्मों में गजल गायक रहे। वहीं उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उधास भी एक मशहूर गजल गायक हैं। यही वजह है कि संगीत की दुनिया में कदम रखने के बाद वे हमेशा के लिए उसी के होकर रह गए। प्लेबैक सिंगर के रूप में करियर शुरू करने से पहले उन्होंने कई सालों तक शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया।
गायकी के सफर को याद कर उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि भारत चीन युद्ध के दौरान पहली बार उन्हें बड़े स्टेज पर गाने का मौका मिला। उन्होंने युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए लता जी का ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। उनकी आवाज ने समा बांध दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और दर्शक उनकी आवाज में खो गए। उन्हें 51 रुपए का इनाम मिला और ये संगीत की दुनिया में उनकी पहली कमाई थी। जब गाना मैंने पूरा किया, ख़त्म किया, तो खूब तालियां बजी और वंस मोर हुआ। अच्छा, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, होश ही नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरा गाना गा गया बड़े मूड में। तो उसमें सडनली ऑडियंस में से एक साहब खड़े हुए, जो हम लोग कभी कभी पिक्चरों में देखते हैं, फिल्मों में। एक साहब खड़े हुए, बोले इस बच्चे को मैं मेरी तरफ से 51 रुपया इनाम देता हूँ। और उस टाइम आप सोचिए, उस जमाने में 51 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तो आई माई पेरेंट्स वर सो हैप्पी, आई कुड नॉट बिलीव। तो शुरुआत वहाँ से। 1979 में पंकज उधास ने फिल्म हम तुम और वो के लिए प्लेबैक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने साथ साथ उत्सव और प्रेम प्रतिज्ञा जैसी अन्य फिल्मों के लिए गीत गाए। हालांकि 1980 में आए उनके पहले सोलो एल्बम आहट की रिलीज के साथ ही उन्हें गजल गायक के रूप में बड़ी पहचान मिली। वहीं आम आदमी के दिलों में बसने वाले उनके कुछ मशहूर हिंदी गीतों की बात करें तो साजन फिल्म का जिए तो जिए कैसे बिन आपके बहुत मशहूर हुआ। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। पंकज उधास अपनी सुरीली गजलों और गीतों की वजह से काफी मशहूर हुए। उन्होंने अपने करियर की हिट गजल चांदी जैसा रंग है तेरा के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। अपने करियर के दौरान उन्होंने 60 से अधिक सोलो एल्बम जारी किए और पूरी दुनिया में कंसर्ट के जरिए परफॉर्म किया। 2006 में पंकज उधास को गजल गायन की कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं उनके गजल के कई एल्बम्स को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। अपनी संगीत प्रतिभा के अलावा पंकज उधास अपने विनम्र और व्यवहारिक व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते थे। पंकज उधास के गाई गजलों और गीतों में दर्द और जुदाई की टीस लोगों की आत्मा को छूती रही है। आज पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों पर राज करती रहेगी। यूं तो पंकज उधास जी ने गायकी के हर पहलू में अपनी अनमिट छाप छोड़ी है, लेकिन उन्हें ज्यादा लोकप्रियता गजल गायकी में मिली। और गजल में उन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई, ये बात उन्होंने दूरदर्शन को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताई। आइए हम आपको वो सुनाते हैं। मैंने इतना संघर्ष किया, लेकिन ऑब्वियसली वो ज़माना था कि जिस दौर में रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, मन्ना डे, अब ऐसे ऐसे सिंगर थे। मेरा जिसको कहेंगे एक संघर्ष शुरू हुआ, और वो संघर्ष ऐसा शुरू हुआ कि न मैं यहाँ का रहा न वहाँ का। उस दौरान बड़े भाई साहब मनर जी एक उस्ताद से उर्दू ज़बान सीखते थे। अच्छा। तो मैं क्या करता था कि जब मनर भाई उनके साथ पढ़ने बैठते थे तो मैं चुपचाप कहीं जाके कोने में सामने बैठ जाता था और मैं सुनता रहता था। तो मेरे ख्याल से 3-4-6 महीने के बाद एक दिन मैंने हिम्मत कर ली और मैंने उस्ताद जी को पूछा
कि आप मुझे उर्दू सिखाएंगे। हाँ, उर्दू ज़बान से मेरा इश्क हो गया, पसंद आ गई। सही में इश्क हो गया। ऐसा हुआ कि भाई ये ज़बान तो मुझे किसी भी सूरत में आई मस्ट नो दिस लैंग्वेज। और इस तरह आप गज़लों में आ गए। तो बस वहीं से एक पूरा टर्न हुआ कि वहाँ से मैंने बेगम अख्तर को सुनना शुरू किया। बेगम अख्तर को सुनना शुरू किया तो और मेरा जो जिसको कहें कि मेरी सोच है वो और ज़्यादा उस तरफ चलती गई कि भाई गज़ल, अच्छा उसको देखते हुए फिर मैंने गज़ल गाना शुरू किया। बिना का गीत माला, जी हाँ, ये लफ्ज़ सुनते ही आप एक ऐसे पुराने दौर में चले जाएंगे जब रेडियो का दबदबा हुआ करता था और एक ऐसी आवाज़ आपके जहन में गूंजने लगेगी जो उस वक्त हर घर की आवाज़ हुआ करती थी। यकीनन आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं करिश्माई आवाज़ लेकर आए अमीन सयानी जी की, जो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जिस तरह से एक माला में चुन चुन कर मोती पिरोए जाते हैं, ठीक उसी तरह से अमीन सयानी जी हर एक गीत को उससे जुड़े किस्से और कहानियों के साथ इस तरह से पिरोया करते थे कि सुनने वाला उसमें बंद कर रह जाता था। अच्छा, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने का भी किस्सा बहुत दिलचस्प है। दरअसल उनके भाई रेडियो सिलोन में इंग्लिश गीतों का प्रोग्राम किया करते थे। वहीं रेडियो सिलोन ने हिंदी गीतों का प्रोग्राम करने की सोची, जिसमें अमीन सयानी जी को 25 रुपए की तनख्वाह पर रखा गया। और यकीन मानिए कि उनके पहले ही प्रोग्राम में देश भर से 9000 प्रशंसा पत्र हासिल हुए और चलते चलते ये प्रोग्राम इतना लोकप्रिय हुआ कि ये उनकी पहचान बन गया। Okay, silence please. Ready, floor manager? Audio ready? Roll VCR. Fade in 3 and cue him. 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। अपनी खनकती आवाज और मस्ताना अंदाज से बरसों श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले दिग्गज रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी अब हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले अमीन सयानी जी ने 91 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहा। अमीन सयानी, जिन्होंने अपनी आवाज और अंदाज से रेडियो की दुनिया ही बदल कर रख दी। बहनों और भाइयों, जी हाँ, रेडियो सिलोन और फिर विविध भारती पर प्रसारित उनके कार्यक्रम बिना का गीत माला ने 22 वर्षों तक देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में श्रोताओं को रेडियो से जोड़े रखा। 1952 में रेडियो सिलोन से जब अमीन सयानी जी हाँ भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी और आप सुन रहे हैं बिना का गीत माला कहते तो सुनने वाला उनकी आवाज और अंदाज में बंद कर रह जाता। सरल भाषा में फिल्मी किस्से कहानियां सुनाने के उनके अंदाज ने अमीन जी को घर घर की आवाज बना दिया और यही नहीं, आकाशवाणी को लोकप्रिय बनाने में उनकी आवाज की अहम भूमिका रही। अमीन सयानी के नाम 54,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो शोज करने का रिकॉर्ड दर्ज है। यही नहीं, उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय रेडियो शोज भी किए। 21 दिसंबर 1932 में मुंबई में जन्मे अमीन सयानी जी ने 7 साल की कम उम्र से ही रेडियो पर बोलना शुरू कर दिया था। दरअसल उनके बड़े भाई हामिद सयानी एक इंग्लिश रेडियो प्रेजेंटर थे और वही उन्हें बॉम्बे के ऑल इंडिया रेडियो ले गए, जहां से अमीन सयानी जी की शुरुआत अंग्रेजी प्रेजेंटर के तौर पर हुई। लेकिन 1952 में कोलंबो से ब्रॉडकास्ट होने वाला रेडियो सिलोन ने अपने यहाँ हिंदी फिल्मी गीत प्रसारित करने की सोची और वहीं अमीन सयानी जी को हिंदी प्रेजेंटर के तौर पर मौका मिला। बस यही शो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्मी गीतों का साप्ताहिक काउंटडाउन शो बिना का गीत माला इतना लोकप्रिय हुआ कि पहले ही शो में देश भर से 9000 प्रशंसा पत्र हासिल हुए। रेडियो पर बोलना मैंने 7 साल की उम्र में शुरू किया।
और मेरे बड़े भाई हमीद जो थे वो बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर थे अंग्रेज़ी में, और अंग्रेज़ी ही में उन्होंने मुझे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर ले जाना शुरू किया। अच्छा। और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करवाई, यानी कभी बड़े लोगों के प्ले में एक धीरे कॉलेज का ज़माना भी आया तो तब भी बहुत सारे ड्रामे और फीचर्स और कंपेयरिंग ये वो अंग्रेज़ी में किया करता था मैं। तो इस तरह से मेरी इब्तिदा हुई। तो शुरू हुआ यूं कि लोग सोचते थे कि अंग्रेज़ी स्टेशन जो था रेडियो सिलोन का, वो उसमें इसी किस्म का प्रोग्राम आता था, 100 रुपए का प्राइस होता था, जिसमें करीब 400-500 लेटर्स आते थे। तो लोगों ने सोचा यहाँ हिंदी सर्विस पर करके देखे, शायद अगर 400-500 नहीं तो 40-50 लेटर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे कम पैसों में मुझे 25 रुपए फी हफ्ता वो प्रोग्राम करना पड़ा। उसमें कहा गया था कि आप प्रोड्यूस भी करेंगे, लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, और लेटर्स जो आएंगे वो सॉर्ट भी करेंगे। और 40-50 लेटर्स में क्या बड़ी बात। तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे तो बस करना है, मैं करूँगा ज़रूर। तो पहला ही प्रोग्राम जो किया हमीद भाई ने, जो मुझे अंग्रेज़ी में सिखाया था, वो सारा हिंदुस्तानी में ढाल कर हमने उसको खूब ज़ोरों में स्क्रिप्ट बनाई और सुबह 4 बजे उठकर काम करते थे उस पर। अब जब पहला ही प्रोग्राम हुआ तो कितने लेटर्स आए मालूम है? जी, कितने? अंदाजा था कि 40-50 आएंगे। हाँ। 9000 लेटर आए। अरे वाह। पहले ही प्रोग्राम में। और साहब ये प्रोग्राम चल पड़ा। उसके बाद एक साल तक इतने लेटर्स आने लगे, हफ्ते में 60,000 65,000। तो फिर क्लाइंट ने भी सोचा, हम लोगों ने भी सोचा कि लेटर्स इतने आते हैं कि दफ्तर में बैठने की जगह नहीं है, तो बेटर ये होगा कि हम कट करें कंपटीशन, उसको 1 घंटे का हिट परेड प्रोग्राम बना दें, जिसमें संगीत सीढ़ी हो और गाने ऊपर चढ़ें और नीचे उतरें पायदानों पर। तो ये हमने फिर उसको बनाया 1954 से। बिना का गीत माला के अलावा रेडियो पर अमीन सयानी जी के कई और शोज को भी लोगों का खूब प्यार हासिल हुआ। इनमें फिल्मी मुकदमा, फिल्मी मुलाकात, सेरिडॉन के साथी, बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, शालीमार सुपर लेग जोड़ी, सितारों की पसंद, चमकते सितारे, महकती बातें और संगीत के सितारों की महफिल जैसे शोज शामिल रहे। इसके अलावा सयानी जी ने सवनाश नाम की एक रेडियो सीरीज भी शुरू की थी। 13 एपिसोड की ये सीरीज HIV एड्स मामले इस्तेमाल किया। यूं तो अमीन सयानी जी की आवाज और अंदाज का हर कोई दीवाना था, लेकिन प्रोग्राम करते वक्त उनके जहन में क्या रहता था और वो संगीत को किस नजर से देखते थे, ये बात उन्होंने खुद बताई। आपने कहा कि ये आवाज गॉड गिफ्ट है या खुद पाई, तो भाई राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुँचे, और यही मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है उसका राज है। यूं तो अमीन सयानी जी की आवाज और अंदाज का हर कोई दीवाना था, लेकिन प्रोग्राम करते वक्त उनके जहन में क्या रहता था और वो संगीत को किस नजर से देखते थे, ये बात उन्होंने खुद बताई। जीवन जो है और संगीत जो है ये एक धारा है, उसे विचारधारा कहिए या सुर धारा कहिए या जीवन धारा कहिए, जो भी कहिए, वो जमाने के किनारों से लगकर आगे बढ़ता है। वो नदी जो है, वो धारा जो है वो बढ़ रही है आगे। तो वो जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब का ख्याल करते हुए आगे बढ़ो। तो भाई वो पुरानी चीजें अगर हम भूले ना, वो तो खजाना भी हमारा, वो भी रखिए, नई चीजों को भी मिलाइए उसमें। देखिए इसमें मुझे गांधी जी की एक बात याद आ रही है। वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग मेरे एक ऐसा कमरा हो जिसकी सारी खिड़कियां खुली हुई हों, हैं, और उन खिड़कियों से सारी दुनिया से हवाएं आएं और जाएं। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पाँव इतने मजबूत होने चाहिए कि वो पाँव मेरी ज़मीन से उखड़े ना। अमीन सयानी जी की जिंदगी हम सभी के लिए एक प्रेरणा की तरह से है, लेकिन अपने जिंदगी के तजुर्बों को वो भी बता के गए हैं।
जिंदगी के फलसफे को उन्होंने किस तरह से समझा और देखा, ये बात उन्होंने बताई। हर इंसान, हर उद्घोषक, हर प्रेजेंटर अपना अपना एक स्टाइल रख सकता है या रख सकती है। हर एक के जीवन में जो जो चीज़ें आई हैं, वो शायर ने कहा है ना कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो हम जो कुछ पाते हैं ज़िंदगी से वो हमको देना चाहिए। जब तक हम देंगे नहीं अलग अलग स्टाइल से, अपने स्टाइल से, तब तक हम किसी की नकल करते रहेंगे, नकलची बन जाएंगे, फिर कोई हमें याद नहीं करेगा। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरे प्रोग्रामों में भी ये विविधता आनी चाहिए, एक सरलता आनी चाहिए, एक मिठास आनी चाहिए, एक इनफॉर्मेलिटी भी आनी चाहिए जहाँ जहाँ जरूरी हो, ताकि लोग मजे लेकर सुने। This is your friend and compere Amin Sayani welcoming you all in this final night of competitions sponsored by the Beach Club. हिंदी में बोल, हिंदी में। अच्छी बात है। समुद्र तट गिरोह द्वारा आयोजित इस संगीत प्रतियोगिता में अबे ऐसी हिंदी बोल के कुछ समझ में आवे। करीब 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज देने के लिए भी उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। रेडियो की दुनिया में अपने योगदान के लिए अमीन सयानी को कई बड़े व प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें लिविंग लेजेंड अवार्ड, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंटल की तरफ से गोल्ड मेडल, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड शामिल है। वहीं 2009 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। रंगमंच और सिनेमा, इन दोनों का ही हमेशा से अटूट नाता रहा है। अभिनय में रुचि करने वाले रंगमंच का रुख करते हैं, वहीं रंगमंच ने भी भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए हैं और देश में अभिनय की बारीकियां सिखाने वाली और अभिनय के लिए प्रशिक्षित करने वाली अग्रणी संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने हाल ही में अपना वार्षिक प्रोग्राम भारत रंग महोत्सव का एक सफल आयोजन किया। लेकिन सबसे खास इसका समापन समारोह रहा, जिसमें एक ही साथ वर्चुअली 2000 परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप्स ने एक साथ अपनी प्रस्तुति पेश की। तो किस तरह से ये पूरा आयोजन रहा, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा हर साल आयोजित होने वाला भारत रंग महोत्सव इस बार भी कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। इस बार ये रंग महोत्सव कई मायनों में खास रहा। भारत रंग महोत्सव के 25 वर्षों का जश्न कुछ यूं मनाया गया कि थिएटर का ये महाकुंभ देश के 15 शहरों में चला, जहां विभिन्न रंग प्रस्तुतियों ने रंग रसिकों को रस विभोर किया। इस रंग महोत्सव में कार्यशालाओं, चर्चाओं और मास्टर कक्षाओं के साथ साथ देश दुनिया के 150 से अधिक कई मनमोहक नाट्य प्रस्तुतियों का मंचन हुआ। वहीं भारत रंग महोत्सव का समापन दिवस सबसे खास रहा। रंगमंच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन भारत महोत्सव का आयोजन हुआ। जहां करीब 2000 परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप्स ने वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एनएसडी द्वारा किया गया यह अपने आप में विशेष प्रयोग था जो कामयाब रहा। सिनेमा से लेकर रंगमंच तक गहरा अनुभव रखने वाले परेश रावल जी हमारे साथ हैं, एनएसडी के अध्यक्ष हैं। सर, 25 वर्ष का रंग महोत्सव हो चुका है और कामयाबी के साथ ये आयोजन हुआ। 15 शहरों में आयोजित हुआ, आपकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? आप ये बात कही थी, वो सही बात है, मेरी अध्यक्षता में हुआ है, लेकिन इसका सफल आयोजन करने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ।
हमारे डायरेक्टर मिस्टर चित्तरंजन त्रिपाठी, हमारे रजिस्ट्रार प्रमोद मोहंती साहब और जितनी भी पूरी टीम है सबको, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ मैमथ टास्क टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल इन 15 सिटीज एंड अलग अलग किस्म के प्ले लेके जाना, लॉजिस्टिकली लोगों का ट्रैवलिंग, रहने का, ये सब आपको कुछ कठिनाइयां आती है, लेकिन फिर भी जो भी हमें सक्सेस मिली ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द टीम, ये मैं कहना चाहूंगा ना। एज अ अध्यक्ष आई एम थैंकफुल टू देम। सर, इस बार एक नया तरीके का आपने किया है, हाइब्रिड मोड पे आप लेकर आए हैं इसमें, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है जहाँ पे 2000 नाटक एक ही साथ आयोजित हुए हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? आई थिंक इट्स काइंड ऑफ यूं कहिए कि रिकॉर्ड कही कि वो तो ठीक है, लेकिन इस किस्म के ड्रामा माने करने का एक नया सिलसिला शुरू होगा ऐसा मुझे लगता है, और अलग अलग किस्म के थीम लेके छोटे छोटे नाटक खेले जाएंगे। वैसे भी देखिए आजकल लोगों का जो कंसंट्रेशन स्पैन है बहुत छोटा होते जा रहा है, उसके अंदर ये 2000 ड्रामा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और थिएटर एज अ कल्चर उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। सर, आप हमेशा से ही और ज्यादा विश्वविद्यालयों की बात कहते रहे हैं थिएटर के, तो उसकी जरूरत आपको क्यों महसूस होती है? मैं समझता हूँ थिएटर ही एक ऐसी आर्ट है जो बंदा ऑडियंस में बैठा है उसको इमीडिएटली कन्वे करती है कि जो स्टेज के ऊपर जो किरदार कर रहा है बंदा, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती, माने एक इंसान की जिंदगी में क्या क्या कठिनाइयां आती है, वो जो दूसरा बंदा बैठा है उसको इमीडिएटली कन्वे विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी मिलावट, जो सीधे सीधी बात जो कन्वे होती है वो थिएटर के जरिए ही होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मेरे लिए बड़ी अहम बात है थिएटर। और दूसरा जो हमारे बंगाल के जो डायरेक्टर थे, बहुत महान डायरेक्टर शंभू मित्रा साहब, उन्होंने कही थी कि ऑडियंस जब आती है आपका ड्रामा देखने के लिए एक अनलिट लैंप लेकर आती है, एक दीपक लेकर आती है, और जब आपका ड्रामा देख के वो दीपक जलता है, माने उनको ज्ञान होता है, कुछ प्रकाश होता है, तो जैसे यहाँ पे पर्दा गिरता है वहां पे उनके दिलो दिमाग में पर्दा उठता है कि क्या करना चाहिए जिंदगी में, कैसे हमको पेश आना चाहिए, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस किस्म की बातें जो मुझे थिएटर जितनी अच्छाई से सिखाता है उतना मुझे नहीं लगता फिल्म या दूसरी कोई बात सिखाती होगी, इसलिए मैं आई लव थिएटर। एनएसडी के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। जन भारत महोत्सव को आयोजित करने का क्या उद्देश्य रहा आपका, ये हम जानना चाहते हैं। यही है कि हर कोने में जो भी लोग हैं वो सब इस फेस्टिवल का अंश बने, और हम जो विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं उसमें सबकी भागीदारी रहे, क्योंकि भारत की बात हम कर रहे हैं। ये भारत रंग महोत्सव है, एनएसडी एक माध्यम है, और भारत रंग महोत्सव में भारत के हर कोने से लोग मिले और इसको भव्य बनाएं। ये 25वां रंग महोत्सव था, किस तरह का उत्साह आपने लोगों में देखा इसके लिए? बहुत उत्साह, लोग तो बहुत खुश हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। समारोह का समापन एनएसडी रंगमंडल द्वारा नाट्य प्रस्तुति समुद्र मंथन से हुआ, जिसका निर्देशन एनएसडी के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने किया। एनएसडी द्वारा हर साल होने वाला रंग महोत्सव अपने आप में रचनात्मकता का समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, जिसमें भारत के साथ ही पूरी दुनिया की वैश्विक रंग संस्कृति को एक ही मंच पर वसुधैव कुटुंबकम के अनुभव के साथ दर्शकों के सामने पेश करता आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।